नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। स्पेशल बिहार के अंतर्गत आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास नंबर 7, जिसके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा उस मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य वंश का एक द परम प्रतापी शासक द ग्रेट अशोक के बारे में। क्योंकि अशोक से संबंधित यहाँ पे एक प्रश्न बनता ही बनता है बीपीएससी वगैरह में, और उससे संबंधित जो अभिलेख है जो अक्सर आपको बहुत परेशान करता होगा, तो उन सारे अभिलेखों को एक जगह हम लोग कंपाइल करके देखने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल ही उन अभिलेखों को देखिए, यहाँ पे अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के माध्यम से देखते चलेंगे तो बहुत ही वो अभिलेख आसान हो जाता है। आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए। तो देखिए, तो ग्रेट अशोक की यहाँ पे बात की जाती है, तो थोड़ा सा एक तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे करने की आपसे डिमांड होती है। थोड़ी आपकी सोच जो विकसित करने की यहाँ पे आपसे डिमांड होती है कि आखिर इसे द ग्रेट अशोक क्यों कहा जाता है। अगर हम लोग साम्राज्य विस्तार का बात करें तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र हुआ करता था कभी उस मौर्यों के अधीन, उस अशोक के अधीन हुआ करता था। लेकिन क्या एक साम्राज्य विस्तार ही पूरी तरीके से किसी को एक महान शासक बनाने की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? अगर ऐसा अगर रहता तो देखिए, औरंगजेब के समय भी कितना बड़ा भारत में साम्राज्य हुआ, कितना बड़ा क्षेत्र फैला, तो फिर आखिर उसे द ग्रेट क्यों नहीं लगाया जाता है? तो इसके पीछे अगर कुछ लॉजिकल चीज़ों को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको एक तुलनात्मक अध्ययन करने की ज़रूरत है। कि जैसे कि अगर सिकंदर की बात करें, नेपोलियन की बात करें, तो वहाँ के शासकों के द्वारा देखिए पूरी तरीके से अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत एक बहुत बड़े भूभाग पे कंट्रोल किया गया, लूट मार मचाया गया। लेकिन क्या उन लोगों के द्वारा अपनी जनता की भलाई के लिए कुछ किया गया? उसका एक लाइन में जवाब है कि वैसे शासकों के द्वारा अपनी जनता के लिए भलाई के लिए कुछ नहीं किया गया। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा अशोक की बात करें तो अशोक ने देखिए जनता की भलाई के लिए पूरी तरीके से धर्म को लाया, और उस धर्म के माध्यम से अशोक ने जनता से डायरेक्ट ही कम्युनिकेट करने का प्रयास किया, आपसी प्रेम और सौहार्द बांटने का प्रयास किया। और यही सारे जो लक्षण हैं अशोक को बाकी शासकों से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही एक महान, एक लीजेंड के रूप में खड़ा करता है। उसके आसपास कोई शासक नहीं ठहरता है। तो आज वैसे ही शासकों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पूरा डिटेलिंग करेंगे, और ख़ासकर उसके अभिलेखों पे यहाँ पे खास मेरा ध्यान होगा, चूँकि आप स्पेशल बिहार कर रहे हैं, जिससे कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कवर हो जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरी की पूरी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अशोक के बारे में। तो पूरा का पूरा आप लोग जान ही चुके हैं अशोक के बारे में कि किस तरीके से, अगर पीछे के क्लासों का आप लोगों ने किया होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ, देखिए बिंदुसार हुआ। अब वो जो बिंदुसार का पुत्र यहाँ पे अशोक हुआ, बिंदुसार को मैंने बताया भी था कि किस तरीके से उसको एक महान पिता का पुत्र और एक महान, ठीक है, पुत्र का पिता भी कहा गया। अब यही जो अशोक है, इसके बारे में बहुत सारा आप कह सकते हैं कि भ्रांतियाँ भी हैं, इतिहासकारों में एक मत नहीं है। तो इसके जीवन से लेके बहुत अधिक प्रश्न यहाँ पे नहीं आता है, और थोड़ा बहुत आता भी है तो भी के प्रश्न इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन जो अभिलेख है वहाँ से प्रश्न भर भर के आता है। तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ों से कवर करते चलते हैं अशोक के बारे में। देखिए, इसका जो जन्म है 304 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, और साथ में इसका जो राज्याभिषेक से पूर्व माना जाता है कि ये उज्जैन का राज्यपाल था। आगे चल के जब तक्षशिला श्रीनगर की तरफ जब विद्रोह हुआ, तो जब वहाँ पे दबाने गया, ठीक है, तो उसका भाई वहाँ पे शासन कर रहा था, बेचारा उससे दब नहीं पाया, तो बिंदुसार ने इसको भेज दिया। तो ये गया वहाँ, ठीक है, मतलब अपना तलवार के दम पे उस क्षेत्र को पूरी तरीके से मैनेज किया। तो ये सारी बातों को, ठीक है, बेसिक चीज़ों के रूप में आप थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। आगे चल के देखिए, अशोक 269 ईसा पूर्व में यहाँ पे मगध के राज सिंहासन पे यहीं पे बैठता है, और सिहली अनुश्रुतियों के द्वारा बिल्कुल ये जैन धर्म से संबंधित है। चूँकि यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, सिहली अनुश्रुतियों के द्वारा बोला गया कि जो अशोक था आरंभ में बहुत ही क्रूर टाइप का व्यक्ति था। इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। अब ये तो बहुत अधिक प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है कि 99 भाइयों की हत्या कर दी। हो सकता है कि जो सगे संबंधी हो गए, ठीक है, उसके भाई के रूप में, उसके कजन ब्रदर के रूप में उसको मारा होगा। लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से व्यवहारिक नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति राजगद्दी के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कैसे कर देगा।
फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि कलहल की राज तारंगणी में बोला गया कि वो शिव उपासक था। अब यहीं से थोड़ा प्रश्न बनने लगता है कि कलहल की राज तारंगणी में अशोक को क्या बताया है। तो उसमें बताया गया है कि वो शिव उपासक था, लेकिन आगे चल के देखिए यहाँ पे बताया गया कि आरंभ में देखिए वो जैन मत अनुयायी था, क्योंकि खुद उसका जो पिता था बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित यहाँ पे रखता था। तो ये भी काफ़ी उसका ठीक है, ये बिंदुसार का इफेक्ट था इस पे। तो ये भी जैन मत अनुयायी था, लेकिन बाद में जब कलिंग के युद्ध जब लड़ेगा तो बौद्ध मत अनुयायी पूरी तरीके से हो जाएगा, दीक्षा ले लेगा पूर्ण रूपेण। हम लोग देखेंगे कि कैसे वो ठीक है मुगली पुत्र के तीस के प्रभाव में आके पूरी तरीके से बौद्ध मत अनुयायी हो जाएगा। उसके बाद से जैन अनुश्रुतियों के द्वारा बोला गया कि पिता के विरुद्ध यह शासन किया हुआ था, क्योंकि इसका पिता ये नहीं चाहता था कि अशोक राजगद्दी संभाले, क्योंकि उसका एक बड़ा भाई भी हुआ करता था जिसका नाम था सुसीम, और उस सुसीम को मार के ऐसा बोला गया कि अशोक ने उस मगध के राजगद्दी पे अपना कंट्रोल किया। तो ये यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इस मैप को देखिए और थोड़ा सा आप लॉजिकल सोचने का प्रयास कीजिए कि इस तरीके से मैंने बताया हुआ था कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का ये डायनेस्टी है। ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये डायनेस्टी है उस समय तक इतने बड़े क्षेत्रों पे, इस थोड़ा सा मैं इसे जूम करने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े सारे क्षेत्रों पे अगर कंट्रोल किया, तो अशोक के बारे में एक ही युद्ध का उल्लेख मिलता है और वो है कलिंग का युद्ध, और वो कलिंग के क्षेत्रों को यहाँ पे पूरी तरीके से जीत लिया। तो हम क्या समझे कि बिंदुसार ने कोई युद्ध हो सकता है कि नहीं लड़ा हो, छोटा मोटा युद्ध ही लड़ा हो जो बहुत अधिक प्रमाणिक रूप में नहीं मिलता है। अशोक ने मात्र एक कलिंग युद्ध ही लड़ा है। तो इसीलिए मौर्य वंशों में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक परम प्रतापी शासक के रूप में उल्लेख है। लेकिन इतना ही, ये जो क्षेत्र जीतने से, ध्यान रखिएगा, कलिंग के क्षेत्र जीतने से अशोक का साम्राज्य सबसे बड़ा हो जाता है अभी तक के भारत के इतिहास में। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग ठीक है बिल्कुल आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। कहा जा रहा है कि पहली जो घटना हुई, यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, पहली जो बड़ी जो घटना हुई कलिंग युद्ध हुआ यहाँ पे, यही जो है ध्यान रखिएगा राज्याभिषेक के बाद ऐसा माना गया, ठीक है, कि जो सबसे बड़ा जो इसके लाइफ में परिवर्तन आया वो हुआ कलिंग युद्ध, जो 13वें शिलालेख में। आगे हम इन शिलालेखों को भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये शिलालेख, बहुत ही ठीक है कंफ्यूज करता है। तो ये सारी की सारी कन्फ्यूजन अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। तो पहली जो बड़ी घटना हुई कलिंग युद्ध को लेके 13वें शिलालेख में, और ये बोला गया कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के दौरान ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर एक विजय प्राप्त कर ली। और वो जब कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था, माना गया कि ये जो दया नदी है देख रहे हैं, ठीक है, यही संभावना जताया गया है, एग्जाम में क्या पता इसको पूछ देगा। तो दया नदी के किनारे उस युद्ध को लड़ा गया। अब कलिंग का क्षेत्र, यहाँ पे इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, यही क्षेत्र हुआ करता था। और पूरा का पूरा देखिए जो मौर्यन एम्पायर था, इतना बड़ा जो विशाल जो क्षेत्र था, इसी में एक ठीक है डीके भंडारकर एक इतिहासकार है, उनके द्वारा क्रिटिसाइज भी किया जाता है अशोक को, कि अशोक की सीमा देखिए पूरे के पूरे ठीक है इतने बड़े क्षेत्रों में फैली हुई थी, बस उसकी एक सीमा जो थी बिल्कुल ही स्थल खंडों से जुड़ी हुई थी। वो चाह रहा था कि समुद्रों से हमारी सीमा जुड़ जाए, इसीलिए वो साम्राज्यवादी विस्तार नीति को बढ़ावा दे रहा था। इसके अलावा दक्षिण में आने के लिए व्यापारियों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, कि आते थे तो भाई इनके द्वारा यहाँ पे लूट मार मचाया जाता था। अशोक इससे भी काफ़ी परेशान रहता था। आगे चल के बोला गया कि हाथियों, या चूँकि उड़ीसा का जो क्षेत्र था हाथी वाला जंगल वाला एरिया है, वहाँ पे पहाड़ वगैरह काफ़ी ठीक है मौजूद है, तो बड़े बड़े हाथी होते थे, उन हाथियों के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न आते हैं, लेकिन कुल मिला के यही था कि कलिंग का युद्ध जो हुआ है, देखिए एक छोटे से क्षेत्र के लिए भले ही हुआ है, लेकिन वो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और हाल हाल में अशोक उस क्षेत्र को जीतते हुए अपनी जो सीमा है बिल्कुल ही एक प्राकृतिक सीमा से, अर्थात अरेबियन सागर से, सॉरी बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से जोड़ना चाहता था। इसी क्रम में इस क्षेत्र को उसने निपटा दिया। अब इसी के संदर्भ में इसके कारणों को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखिए हाथी गुम्बा अब एक अभिलेख है, उसी हाथी गुम्बा अभिलेख में ध्यान रखिएगा ये अशोक से संबंधित नहीं है। इस अभिलेख को खारवेल, उड़ीसा का एक शासक आगे चल के ठीक है खारवेल के द्वारा बनवाया गया है। उसी में इस कलिंग युद्ध का जिक्र किया गया है कि उसमें उस समय जो शासक था, नंदराज था, कलिंग का शासक था,
और उसका कारण बताया है। जैसे प्लिनी वो बोलता है कि व्यापार के लिए, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अशोक के द्वारा कलिंग को जीता गया। वहीं एक दूसरे व्यक्ति यहाँ पे जो कौटिल्य है, उनकी जो पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, जो अर्थशास्त्र जो है, राजनीति शास्त्र की जो पुस्तक है, उसमें बताया गया है कि अशोक हाथियों के लिए, ठीक है, उस क्षेत्रों से लाने के लिए उस क्षेत्रों को पूरी तरीके से पराजित किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस युद्ध में इतना भीषण नरसंहार हुआ, सैनिक तो सैनिक मारे ही गए, उसमें स्त्रियों और बच्चों की इतनी बड़ी मात्रा में निर्मम हत्या कर दी गई, पूरी तरीके से नरसंहार था। और सोचिए, इस तरह की चीज़ों को देख के, जो दया नदी है, बोला गया कि नदी मिट्टी के खून की पूरी तरीके से धारा बह गई, वैसे चीज़ों को देख के अशोक ने उसी समय अपने तलवार को अपने मयान में डाल दिया हमेशा के लिए। और वहीं से धीरे 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 धीरे, ठीक है, वो शांति के मार्ग पे चलता गया और आगे चल के बौद्ध धर्म में वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो ये था कुछ बेसिक चीज़ें। कुछ और बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो उसका जो क्षेत्र था, बिल्कुल देखिए, असम और सुदूर दक्षिण भारत को छोड़ दिया तो बिल्कुल ईरान से लेके नीचे कर्नाटक तक, इधर पूरा का पूरा, ठीक है, एक बांग्लादेश का बहुत बड़ा जो एरिया इसी पे आया करता था अशोक के साम्राज्य में। पूरा कश्मीर से लेके, ठीक है, नीचे तक, इधर पश्चिम में आपको, ठीक है, गिरनार जो काठियावाड़ जो क्षेत्र है गुजरात का, यहाँ से लेके बहुत बड़े एरिया पे इसका कंट्रोल हुआ करता था। प्रारंभिक जो जानकारी है इसके बारे में दिव्यदान और सिहली अनुश्रुतियों से भी मिलती है। ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, अशोक के बारे में प्रारंभिक जानकारी कौन देता है, तो यही है दिव्यदान और सिहली अनुश्रुतियाँ। सबका बौद्ध ग्रंथों से ही इसका संबंधित है। इसके अलावा देखिए, मार्जरी हो गया, ठीक है, सॉरी, मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नेतुर, उडलगाम, ये मास्की, नेतुर, उडलगाम ये सब कर्नाटक में मिला हुआ है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। इन सारे जगहों पे यहाँ पे अशोक का पार्टिकुलर एक व्यक्तिगत नाम मिला हुआ है। आगे हम लोग शिलालेखों में इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे और ध्यान रखिएगा, ठीक है। मास्की, नेतुर और उडलगाम कर्नाटक में हो जाएगा और गुर्जरा हो जाएगा वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। यहाँ पे अशोक का व्यक्तिगत नाम मिला है। क्योंकि हुआ क्या है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें मगध के राजा के नाम से इंडिकेट किया गया है, बाद में कुछ जगहों प्रियदर्शी के नाम से भी इंडिकेट किया गया है, और कुछ अभिलेखों में डायरेक्ट अशोक का भी व्यक्तिगत नाम मिला है, और कुछ अभिलेखों में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का भी नाम मिला है। और वहीं से प्रश्न अटैक करता है, जो अभी जस्ट थोड़ी देर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अशोक और बौद्ध धर्म। इसमें ध्यान रखना है आपको कि सिहली अनुश्रुतियाँ में जो दीप वंश है और महावंश है, उसमें उसके अनुसार बताया गया कि अपने शासन के चौथे वर्ष में ही, क्योंकि देखिए 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध को लड़ा, लेकिन बोला गया कि चौथे वर्ष में इसने एक निग्रोध, ऐसा माना गया कि इसका जो कजन होगा, ठीक है, इसका जो भी भतीजा या फिर कजन, ठीक है, जो भी होगा इसका रिलेटिव एक व्यक्ति था, इसी के प्रभाव में आके बौद्ध मत में दीक्षित लिया। अब यहाँ पे दीक्षित हुआ है, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि कन्वर्ट नहीं हुआ है, इंटरेस्ट दिखा रहा है। और आगे चल के देखिए, यहाँ पे दिव्यदान में बताया गया है कि अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब यहाँ पे निग्रोध भी है और दूसरा उपगुप्त भी है। एग्जामिनर गलती नहीं करेगा, किसी एक ही ऑप्शन को देगा कि सर्वप्रथम दीक्षित किसने किया, या तो निग्रोध होगा या फिर उपगुप्त होगा। अगर बीपीएससी ऐसा प्रश्न बना दे, दोनों को दे दे, तो आपको मोर देन, ठीक है, उसमें ट्रू भी रहता है, ध्यान रखिएगा, ई ऑप्शन भी रहता है, तो आपको ई में लगा के आना होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आगे चल के आप फाइनलाइज हो जाएगा जब दीक्षित हो गया। तो अब यही माना गया कि आगे चल के जब कलिंग का युद्ध लड़ लिया, उसने उतना सारा नरसंहार देख लिया, तो अब डायरेक्ट उसको लगा कि अब ठीक है, कोई मेरा इंप्रेशन तो है ही नहीं, क्योंकि बुद्ध धर्म इतने शांति अहिंसा के मार्ग पे चल रहा है, इसीलिए मैं हर तरह से मैं बौद्ध मत माने बौद्ध धर्म को ही अपना लूँगा। और मुगलिपुत्तिस्य के प्रभाव में आके पूर्ण रूप पे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रह गया, पूर्ण रूप से बौद्ध मत अनुयायी हो गया। अब देखिए, अब एक शासक है, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि अगर एक जो शासक है किसी एक धर्म को अगर मान रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस धर्म को प्रमोट करेगा, एक बड़े रूप में प्रमोट करेगा। क्योंकि उस समय हो क्या रहा था, अशोक के समय, ध्यान रखिएगा, तो ब्राह्मण धर्म में तेजी से सुधारवाद को प्रोत्साहन मिल रहा था। क्योंकि जब बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, तो उससे बहुत अधिक जो टक्कर मिला उस ब्राह्मण धर्म को, तो धीरे धीरे देखिए सुधार हो रहा था।
और बौद्ध और जैन धर्म भी बड़ी तेजी से यहाँ पे फैल रहा था। तो सब में टकराहट या ना होना स्वाभाविक था। और वैसे समय में अगर अशोक उस बौद्ध धर्म को अपना रहा है तो यही अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए उस समय ब्राह्मण धर्म जैन धर्म को बहुत अधिक उसको डैमेज नहीं किया, बल्कि एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए एक साथ सबको लेकर चलने का प्रयास किया। इसका जो पुत्र है देखिए अब महेंद्र है और पुत्री है संघमित्रा, दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों को श्रीलंका भेजा और श्रीलंका भेज रहा है किस लिए, तो बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए धम्म के माध्यम से भेज रहा है वहाँ पे। और वहाँ का जो शासक है सिंहली वंश के शासक ने, ठीक है, इससे प्रभावित होकर वहाँ के शासक ने ही बौद्ध धर्म को अपना लिया। सोचिए एक अच्छा रिलेशनशिप हो गया, एक अच्छा जो राजनयिक जो संबंध है हमारा। आप देखिए कितना प्राचीन काल से उस श्रीलंका से एक कल्चरल जो रिलेशनशिप है हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है आज के वैदेशिक नीति पे जरूर भारत का पड़ेगा ही पड़ेगा। डिपेंड करता है कि श्रीलंका में, ठीक है, कौन से पार्टी का शासन है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अशोक के धम्म को लेके। अब देखिए अशोक के धम्म को लेके यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे देख पा रहे हैं, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष माना गया कि वो बोध गया की वो यात्रा करता है। अब ये बोध गया की यात्रा क्यों करेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, किस तरीके से धम्म, ठीक है, नीति को बढ़ावा देते हुए उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट बनाएगा। ठीक है, धम्म यात्रा यहाँ पे जहाँ जहाँ बुद्ध गए उनके जगहों पे जाएगा, वहाँ पे यात्रा करेगा। यात्राओं का क्रम इस प्रकार है, और इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, बीपीएससी ने भी पूछा है, यूपीपीसीएस ने भी पूछा है, क्या पता है प्रश्न रिपीट होगा ही होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। सर्वप्रथम गया है देखिए गया में, ठीक है, गया में, गया से निकल के चला गया, ध्यान रखिएगा, गया से सीधे चला गया उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में। उसके बाद कुशीनगर से देखिए सीधे चला जाएगा लुम्बिनी कपिल वस्तु में, माने लुम्बिनी वहाँ पे, ठीक है, लुम्बिनी के जस्ट किनारे ही वहीं पे कपिल वस्तु, लुम्बिनी से कपिल वस्तु। उसके बाद से जहाँ पे बुद्ध ने पहली बार धर्म चक्र परिवर्तन को दिया था, सारनाथ वहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे चला जाएगा श्रावस्ती में, लास्ट में जाएगा, ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती में, और सबसे पहले गया में। तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए, अदरवाइज, ठीक है, गलती होने की संभावना काफ़ी अधिक रहेगी। तो यात्राओं का क्रम थोड़ा एक दो बार इसे जरूर आप लोग देखिएगा। 20वें वर्ष ऐसा माना गया कि उसने लुम्बिनी की यात्रा किया। इस लुम्बिनी की यात्रा का एक रुम्मिनदेही अभिलेख है जो अशोक के सबसे छोटे अभिलेखों में काउंट किया जाता है। उसी में बोला गया भू राजस्व को घटा के 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया, चूँकि लुम्बिनी बुद्ध की भूमि थी, जन्म भूमि थी, तो वहाँ के लोगों के लिए कुछ देना था। तो वहीं पे एक रुम्मिनदेही अभिलेख वहाँ पे लिखवाया गया, उसमें धार्मिक कर को माफ़ कर दिया गया, टैक्स वगैरह को यहाँ पे माफ़ कर दिया गया। ठीक है, तो किस तरह मैंने कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि टैक्स और, ठीक है, जो रिलीजियस जो कर था किस अभिलेख में, ठीक है, मेंशन किया गया है, तो हो जाएगा रुम्मिनदेही अभिलेख। अभी अब अभिलेखों में पूरा पूरा एक साथ मैं आप लोगों को कंपाइल करके दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसी को प्रमोट करते हुए तीसरी बौद्ध संगीति भी इसी अशोक के समय ही हुई थी पाटलिपुत्रा में। अब आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया हुआ था। बिल्कुल आसान सा जवाब है, आपको समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता पाटलिपुत्रा में किसने किया था, आपको कमेंट करके नीचे बताना है। विशाल राज्य पर अब यहाँ पे नियंत्रण करना था इसको। अब चूंकि देखिए आपको समझना है कि पूरा का पूरा ईरान से लेके भारत के सुदूर दक्षिण तक, इधर पूरा पूरा बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सागर तक, इतने बड़े एम्पायर पे कंट्रोल करने का दो ही तरीका हो सकता है, या तो वो यूरोपीय शासकों की तरह तलवार के दम पे शासन करे, या तो फिर वो एक सहिष्णुता की भावना को अपनाते हुए लोगों के दिलों पे राज करे। क्योंकि अशोक एक भारतीय था और भारत के लोग हमेशा दिलों पे ही राज करते हैं, इसीलिए अशोक ने, सोचिए, अशोक ने भारत के लोगों पे दिलों पे राज करने के लिए, यहाँ की प्रजा पे कि दिलों पे राज करने के लिए धम्म की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, धम्म की स्थापना की। ये धम्म बेसिकली कुछ था नहीं, सिंपल सोचने का आप प्रयास कीजिए कि जिसे वर्तमान में संविधान बना हुआ है। अब संविधान का हर एक चैप्टर, हर एक उसका पार्ट इतना डिजिटलाइज हो गया, इतने सारे बुक हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है कि आप जहाँ से मन करे वहाँ से एक्सेस करके उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन सोचिए उस समय अशोक की दूरदर्शिता, अशोक को लगता है कि कुछ ऐसे नियम कानून होने चाहिए जिससे कि प्रजा का कल्याण हो सके, प्रजा के साथ जो एक सौहार्द की जो भावना बन सके। और खासकर उस समय ब्राह्मण धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था।
या फिर जो भी अलग अलग छोटे मोटे जो संप्रदाय थे, इन लोगों के बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं हो, तो किस तरीके से इन लोगों को एक साथ बांध के इस बड़े भूभाग में रखा जाए। इसीलिए इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अशोक ने ध्यान रखिएगा इस धम्म को लाया, ध्यान रखिएगा धम्म को लाया। धम्म क्या है बताता भी है अशोक, अपासिने बहुकयाने, ठीक है, बहुकयाने। इसके अलावा दया, ठीक है, दया कुछ करके, दया दानवे सचे साधवे माधवे साधवे च करके, अर्थात जो भी अच्छे अच्छे चीज़ है, अच्छे अच्छे कर्मों को मोटिवेट करने का प्रोत्साहित करेगा और बोलेगा जो गलत चीज़ें है इसे अभी से छोड़ दो। इसमें वो बात बोलते भी आएगा समस्त प्रजा मेरी संतान है, और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आएगा अशोक यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, कि पूरी तरीके से प्रजा का हर हाल में नैतिक उत्थान होना चाहिए। और ये बोला तब होगा जब एक पिता अपने पिता होने का दायित्व निभाए, एक पुत्र अपना पुत्र होने का दायित्व निभाए, एक माता माता होने का दायित्व निभाए। किस देखिए उस समाज में कुछ इस तरह की बातों को अशोक मैंने रखने का प्रयास करता है जिससे लोग यहाँ पे अवेयर होते हैं। अब यही है देखिए धम्म की स्थापना जब हो जाएगी, एक वर्तमान में अभी जो इसको एक संविधान के माध्यम से आप समझ सकते हैं, तो अब इसी धम्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्ति करेगा, क्योंकि उसकी बातों को फैलाने के लिए उसके, ठीक है, अधिकारी भी होना चाहिए। जैसे कि अभी मान के चले कि कोई भारत के द्वारा कोई भी कानून बनाया जा रहा है, तो उस कानून को तो एक लाइन में यहाँ पे डिजिटलाइज कर दीजिए उसको। पूरे न्यूज़ चैनल वाले, सोशल मीडिया वाले, ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो भी हैं, लोगों तक पहुँचा देंगे, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। लेकिन उस समय अशोक अपनी बातों को ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए समझिए कि वैसे ही कुछ सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल टाइप के लोगों को, ठीक है, अधिकारी के रूप में उस सबको नियुक्ति करता था। और उसके साथ साथ उसका एक सिंबॉलिक आकार देने के लिए बहुत सारा देखिए अभिलेख बनवाया। बेसिकली अभिलेख को जो आपको पढ़ना है यहीं से आपको, ठीक है, बिल्कुल लिंक हो जाएगा कि अपनी राज आज्ञाओं को बताने के लिए अभिलेख बनवाया। अब अभिलेख बनवा रहा है तो सोचिए कि अब एक बड़े ही पत्थर कठोर सतहों पे यहाँ पे अभिलेख बनवाने का प्रयास करेगा, और एक क्षेत्रों पे जहाँ जिस क्षेत्र में जिस तरह का भाषा होगा उस भाषा में लिखवा के वहाँ पे इंडिकेट करवा देगा। आसपास जो भी धम्म महामात्र है, जो धम्म को बताएंगे उसको डिफाइन करेंगे कि देखो भाई धम्म क्यों लाया गया है। तो वहाँ के लोगों में जब बताया जाएगा इस तरह की बातों को, प्रगतिशील बातों को, तो वहाँ के लोगों को लगेगा ये तो बिल्कुल हम शासक से अटैच हो रहे हैं, शासक की बातों को मान रहे हैं। तो इससे शासक के प्रति या फिर प्रजा के प्रति एक प्रेम सौहार्द का वातावरण होगा, जिससे कभी हिंसा होने की संभावना, ठीक है, कम हो जाएगी या फिर उसकी खत्म हो जाएगी। तो अब यही जानेंगे धम्म की स्थापना जो किया गया, ठीक है, क्या था इस धम्म में, उस अभिलेखों के माध्यम से बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ को आप जान सकते हैं। बाकी ये ठीक है, मेंस का भी टॉपिक हो जाता है, इसको मेंस में जब आप करेंगे तो पूरा मैं इसका एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अशोक के अभिलेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप भूल के भी, ठीक है, इसको भूल मत कीजिएगा, छोड़ना नहीं इस चीज़ को, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से एक नंबर लेकर आना है। अभिलेख क्या होता है देखिए, कठोर सतहों पे, अब वो कठोर सतह में पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, या फिर कोई धातु हो गया, वैसे जगहों पे उत्कीर्ण करवाया जाता है। छिन्नी हथौड़ी होता है ना उसको, ठीक है। तो जो भी बातें होती थी वो अपनी बातों को अपनी लिपियों में, अपनी भाषाओं में क्रमबद्ध करके उसमें यहाँ पे लिखवा दिया जाता था। वही चीज़ देखिए अशोक ने किया, देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। क्योंकि इसकी जो लिपि है आपको वर्तमान में समझ में नहीं आएगी, इस लिपि को बहुत सारे विद्वानों ने पढ़ने का प्रयास भी किया और फाइनली इसको पढ़ भी लिया गया। उसके बाद देखिए शुरुआत जो हुआ अशोक के समय ही हुआ भारत में ये सब लिखवाने का कार्यकला, ठीक है। और माना जाता है कि जो हकमनी एम्पायर का, ईरान का जो हकमनी एम्पायर जो हुआ करता था, वहीं का जो शासक था डेरियम प्रथम से ही अशोक प्रभावित हुआ था, क्योंकि इसने भी अपने क्षेत्रों में कई सारे अभिलेखों को लिखवाया गया था। सोचिए ना, अभिलेख में बड़े बड़े पत्थरों में, एक बड़े बड़े पत्थरों में अगर आप किसी एक विशेष जगह पे उसको रखवा के लिखवा देंगे तो लोग जाएंगे तो उन बातों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनको लगेगा कि भाई कुछ ये प्रगतिशील बातें हैं, अच्छी बातें हैं, तो उसको लोग, ठीक है, अपने लाइफ में उतारने का भी प्रयास करेंगे। यही तो चीज़ अशोक कर रहा है, बेसिकली अभिलेख यही है। यहाँ पे इसकी खोज जो की गई यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, टी पैथेलर के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा, खोज टी पैथेलर के द्वारा की गई है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अशोक के अभिलेखों को लेके। तो देखिए अशोक का जो अभिलेख है पूरा का पूरा भारत में अगर देखा जाए
तो पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरा का पूरा अभिलेखों का जाल ही है। इधर देखेंगे तो बहुत दूर तक देखेंगे तो ठीक है, ग्रीक के क्षेत्रों में, तुर्की के क्षेत्रों में, एशिया माइनर जिसे बोला जाता था, वहाँ से लेके इधर देख पा रहे कंधार, गिरनार, इधर आपको वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों तक, नीचे कर्नाटक तक, ऊपर जो है श्रीनगर तक्षशिला के क्षेत्रों तक पूरा का पूरा जो एरिया है देखिए अभिलेखों से भरा हुआ है। अब यही जो अभिलेख है इसको कई भागों में कैटेगराइज किया गया है और इस तरीके से मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है कि आपको एक ही बार में आपको सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब इन अभिलेखों में देखिए कुछ कुछ बातों को लिखा गया है, कुछ लिपियों को मेंशन किया गया है, कुछ ठीक है भाषाओं का मेंशन किया गया है जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 4 लिपि का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहना बहुत आसान है। ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखिएगा ब्राह्मी लिपि, क्योंकि पूरे के पूरे भारत में इस ब्राह्मी लिपि का ही उस समय इफेक्ट था, प्रभाव था, तो पूरे भारत में आपको ब्राह्मी लिपि ही मिलेगा। ग्रीक और अरमाइक लिपि ध्यान रखिएगा, ग्रीक और अरमाइक लिपि जो है आपको पश्चिम के क्षेत्रों में आपको मिल जाएगा, जैसे यूनान के तरफ, अफगानिस्तान के तरफ, ठीक है। इसके अलावा जो खरोष्टी जो लिपि है यही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। अब ये जो 4 लिपि है इसको 3 भाषा में प्रस्तुत किया गया है। एक तो प्राकृत भाषा है, दूसरा है ग्रीक है। ग्रीक भाषा में आपको ध्यान रखना है वही वर्तमान का जो तुर्की का जो एरिया है जिसको कभी एशिया माइनर बोला जाता था, और दूसरा हो जाएगा अरमाइक, ध्यान रखिएगा अरमाइक यानी खरोष्टी लिपि के रूप में। तो ये हो जाएगा भाषा और तीसरा ये हो जाएगा लिपि और ये हो जाएगा भाषा। तो भाषा को लेकर कंफ्यूज नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ लिपि से काम चला सकते हैं। बार बार मैं यहाँ इस लिपि का ही जिक्र करूँगा। देखिए सबसे पहले जो पढ़ा इसको जेम्स प्रिंसेप ने, सोच पा रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उस भाषा को पढ़ने में जो उन पत्थरों में उत्कीर्ण है। लेकिन यही है कि एक से एक दुनिया में विद्वान हुआ है और उसमें जेम्स प्रिंसेप ने, ध्यान रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में उन अभिलेखों को पढ़ लिया। पढ़ा तो तभी जाके, ठीक है, आपको आज अशोक के बारे में जानने के लिए जानने के लिए मिल रहा। अगर नहीं पढ़ा होता तो फिर ये टाइम पीरियड भी बिल्कुल ही उस, ठीक है, पाषाण युग की तरह हो जाता या फिर हड़प्पा युग की तरह हो जाता, जो बिल्कुल संभावनाओं में इतिहास को यहाँ पे लिखा जाता। लेकिन यहाँ पे तो एविडेंस है, उसकी बातों को पढ़ लिया गया है। इसीलिए जो भी एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से ठोस प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो हम लोग ध्यान से देखते चलिए। भाषा है, देखिए यहाँ पे पहली बार जो पत्थरों पे जब भाषा का प्रयोग किया गया, यही प्राकृत, वर्तमान में अर्धमगधी के रूप में इसको जान सकते हैं। भाषा का विकास शुरू से आप देखेंगे तो बहुत ही, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है। मैंने कितने बार समझाया अभी आपको। तो भाषा प्राकृत के रूप में, जिसको आज अर्धमगधी के नाम से जाना जाता है, पत्थर पर पहली भाषा के रूप में इसी का प्रयोग किया गया था। लिपि थी ब्राह्मी लिपि। देखिए अभी भारत में 44 जगहों से माना गया है कि संपूर्ण भारत में अभी अशोक के अभिलेख मिल चुके हैं। अब 44 जो जगह है यहाँ पे अभी भी रिसर्च जारी है, खोज जारी है। क्या पता कुछ और भी नया मिल जाए, कुछ और अगर नया मिलता है, बड़ा अभिलेख मिलता है तो करेंट का टॉपिक हो जाएगा। बिल्कुल उसको आप करेंट से भी कोरिलेट कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए खरोष्टी जो लिपि है, ये ध्यान रखिएगा, खरोष्टी लिपि यहाँ पे, ठीक है, 2 अभिलेख यहाँ से मिला हुआ है और वो अभिलेख मिला है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में देख पा रहे हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से। यही जो 2 अभिलेख मिला हुआ है पाकिस्तान में, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से, जो कि खरोष्टी लिपि को देखिए दायां से बाएं की तरफ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, दाईं से बाएं की तरफ यहाँ पे राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। लेकिन आज देखिए जो देवनागरी जो लिपि है हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। तो खरोष्टी लिपि को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दाईं से बाईं की तरफ, ठीक है, इसको लिखा जाता है, मूवमेंट कराया जाता है। और ग्रीक और अरमाइक में भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा द्विभाषीय अभिलेख मिला हुआ, जिसमें ग्रीक में भी है और अरमाइक में भी है, और वो मिला है अफगानिस्तान में लघमान से, और दूसरा यहाँ पे तक्षशिला से मिला हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। आगे चल के इसका फिर एक बार मेंशन मैं करूँगा ही करूँगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं अशोक के अभिलेखों को। बहुत आसान है, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। देख पा रहे नंबर 1 है यहाँ पे शिलालेख। ठीक है, शिलालेख मतलब जो भी बड़ा बड़ा जो पत्थर का जो आकार है, ठीक है, जिसका कोई रूप आकार यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यही शिलालेख है। इस शिलालेख में अशोक का, ठीक है, राजकीय घोषणाएं मिल जाएगा।
दूसरा हो जाएगा यहाँ पे स्तंभ लेख। अब स्तंभ लेख ये भी पत्थर ही है, लेकिन स्तंभ समझ रहे हैं ना, एक पिलर का आकृति का बना दिया गया है। इसमें जनरली अशोक की व्यक्तिगत जीवन से बारे में संबंधित चीज़ों को जानने के लिए मिलेगा कि अशोक ने क्या क्या कहा, किस किस संदर्भ में कहा, बिल्कुल क्लियर है। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे गुहा लेख, जो आप कह सकते हैं जैसे बिहार था, बिहार वगैरह में, ठीक है, जो भी उस समय आजीविक संप्रदाय को, जैनियों को, बुद्धों को दिया जाता था, उसमें भी कुछ न कुछ, ठीक है, उसके दीवारों पे कटवा के या फिर उस गुफाओं में कटवा के लगा दिया जाता था। गुहा लेख, ठीक है, भित्ति लेख के रूप में इसको जान सकते हैं। तो देख पा रहे हैं यही है शिलालेख, बिल्कुल पत्थर में, ठीक है। देखिए कितना सारा, सोचिए ये पढ़ने में कितना दिक्कत हुआ होगा। थोड़ा सा मैं इसके जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ों को कैसे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया होगा। आप खुद थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों का हालत ख़राब हो जा रहा है। सोचिए जेम्स प्रिंसेप कैसे किया होगा, पूरा पूरा वो सब लाइफ लगा देता है, अपना जान लगा देता है। दूसरा है यहाँ पे स्तंभ लेख, देख पा रहे हैं यही स्तंभ बिल्कुल पिलर की तरह, जैसे कि अशोक स्तंभ के नाम से आप, ठीक है, जान सकते हैं। तो अशोक स्तंभ टाइप का कई सारा अशोक का जो स्तंभ है बनाया गया है, जो पूरे का स्तंभों में देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो लिखाया गया है, लिखा गया है, यही है। अब जिस क्षेत्र में लगा होता था वहाँ पे धम्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती थी। आसपास के लोगों को इसमें कही गई बातों को वो जो धम्म महामात्र अधिकारी होता था वो बताता था कि देखो शासक का ये आज्ञा है, इस चीज़ को पालन करो, शासक की, ठीक है। तो लोग क्या करते थे कि जुड़ते थे उससे, अशोक से जुड़ते थे। तीसरा हो जाएगा गुहा लेख, देखिए गुफाओं में इसमें, ठीक है, लिखा रहता है। तो कुल मिला के 3 टाइप के हैं, इसको आप देख लेंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं शिलालेख में। अब शिलालेखों को भी यहाँ पे देखिए सहूलियत के दृष्टिकोण से इतिहासकारों के द्वारा वर्गीकृत कर दिया गया है। जैसे नंबर 1 जो शिलालेख होगा बृहत शिलालेख। ये बृहत शिलालेख क्या होता है, तो बहुत बड़ा जो शिलालेख के रूप में आप समझ सकते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं उसमें क्रमबद्ध बातों को लिखा गया है, उसी को बोला जाता है बृहत शिलालेख। इसमें 14 प्रकार की बातों को लिखा रहता है। यहाँ से बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि 14 शिलालेख है, ध्यान रखिएगा 14 शिलालेख नहीं है, 14 प्रकार की उसको आज्ञा बोलते हैं कि 14 प्रकार की बातों का समावेश किया गया है उन बृहत शिलालेखों में। और वो बृहत जो शिलालेख हैं वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत के 8 स्थानों से मिला हुआ है। अब इन्हीं 8 स्थानों को अगर आप मैंने 8 जो प्लेस हैं स्थान, इसको आप देख लेंगे और उसमें कौन कौन बातें 14 बातें किस किस अभिलेख में लिखा गया है वो देख लेंगे, आपका आंसर यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई अभिलेख अगर सोचिए अगर मिल रहा है, मान के चलिए कि अगर कोई अभिलेख अगर उत्तराखंड से अगर मिल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ बातें, 14 बातों में से कोई ना कोई बात तो लिखा गया होगा जरूर। उन बातों को आप देख लेंगे तो एग्जाम में पूछ देगा यहीं से कि किस नंबर पे लिखा गया है, कितने नंबर पे लिखा गया है, कौन सी बातें लिखा गया है। तो यही तो है यहाँ पे बृहत शिलालेख का संबंध या फिर इस शिलालेख का संबंध देखिए बिल्कुल आदेश से है, उस कानून से है, उस संविधान से है जो अशोक अपने जनता तक पहुँचाना चाह रहा है। और वही है 14 प्रकार की राजकीय घोषणाएं। नेक्स्ट है यहाँ पे लघु शिलालेख। लघु शिलालेख का मतलब कि कुछ छोटे छोटे जो, ठीक है, पत्थरों में बने हुए हैं, या छोटे छोटे पत्थरों से ज़्यादा कहना बेटर होगा कि ये फुटकर यहाँ वहाँ, मतलब रैंडमली ये सब क्या हुआ है, ये मिला हुआ है। जैसे कि अलग अलग इसमें बातों को भी यहाँ पे लिखा गया है रैंडमली, ठीक है। और फुटकर या इसको बिखरा हुआ अभिलेख भी बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये संक्षिप्त रूप में यहाँ वहाँ भारत के, ठीक है, कुछ जगहों से मिला हुआ है। ये वर्तमान में भी 6 स्थानों से मिला हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है, तो देखिए इसमें तो 14 प्रकार की बातों को समावेश किया गया है। इसमें 14 प्रकार की बातें नहीं है बल्कि यहाँ वहाँ की बातें, इसमें बेसिकली 7 प्रकार की बातों का, ठीक है, उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग इसमें हम लोग देख लेंगे। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बृहत शिलालेख की। इस बृहद शिलालेख में जो 14 आज्ञा है अशोक का, 14 जो आदेश हैं, सबसे पहले 1 से 14 तक देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र से वो बृहद शिलालेख पाया गया है। तो नंबर 1 जो अभिलेख है, माने अभिलेख में क्या लिखा है इसने कि पशु बलि किसने निंदा किया हुआ है, क्योंकि उस समय उसके राज्य, ठीक है, जो घराने में राज्य जो किचन था उसमें, समझ रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं को मार मार के वहाँ पे खाया जाता था, किया जाता था। तो उसने उस समय से रोक लगवा दिया, निंदा किया, और जो भी खर्चीले जो समारोह था उस पर प्रतिबंध लगवा दिया।
दूसरे अभिलेख में इसकी पड़ोसी राज्यों की जानकारी मिलती है, जैसे चेर, चोल, पांड्या। अब यही है, देखिए राका इधर पांड्या हो गया, इधर सॉरी ऊपर चोल हो गया, इधर चेल हो गया, पांड्या हो गया। इसका मतलब कि इन क्षेत्रों पे अशोक ने कंट्रोल नहीं किया हुआ था। श्रीलंका था, यही उस समय इसके पड़ोसी राज्य थे। इनकी जानकारी इसके बारे में मिलती है। यही है चेर वाला, ध्यान रखिएगा, केरल पुत्र भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये साथ में चिकित्सा व्यवस्था को भी प्रमोट करता हुआ है, ठीक है। माने वर्तमान में जिसे हॉस्पिटल कहते हैं, फ्री में मनुष्य और पशुओं के लिए, दोनों के लिए बोलता है कि हमने करवाया हुआ है। तो नंबर 2 अभिलेख में जो कही गई बातें यही है, नंबर 2 लाइन पे। 3 नंबर पे बताया जा रहा है कि राजकीय अधिकारियों की नियुक्तियों की बात करता है, चूंकि धम्म को प्रमोट करने के लिए या फिर अपने पूरे पूरे एरिया में, जैसे आज वर्तमान में डीएम का कॉन्सेप्ट है, एसडीएम का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से अशोक ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजुकों को नियुक्त किया था। राजुक, युक्तुक और प्रदेशक, ठीक है। माने जितना बड़ा पद उतना बड़ा यहाँ पे नाम कह सकते हैं। राजुक ऊपर का अधिकारी, युक्तक नीचे प्रदेशक, प्रदेश का अधिकारी। तो ऐसे अधिकारियों की यहाँ पे नियुक्ति किया गया था ताकि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। चौथे अभिलेख में, मतलब चौथे नंबर अभिलेख में यहाँ पे देखिए भेरी घोष की जगह इसने धम्म नीति की घोषणा की। पहले कुछ का क्या था कि युद्ध नीति में पूरी तरीके से बल देता था, लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात से धम्म की घोषणा कर दिया, जैसे बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इसीलिए अब अशोक वो वाला नहीं रहा, युद्ध वाला अशोक नहीं रहा, बल्कि बिल्कुल ही अब धम्म वाला अशोक हो गया और इस धम्म को उस पर प्रमोट करना चाह रहा है। 5वें नंबर पे बोला कि हम देखिए धम्म जो महामात्र है इसकी नियुक्ति करेंगे और सभी मनुष्य इसमें मेरी संतान है, समस्त प्रजा मेरी संतान है। इस अभिलेख में लिखवाया है 5वें नंबर पे, हालांकि इसको आगे भी लिखवाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 नंबर पे जन कल्याण अधिकारियों की यहाँ पे बात करता है कि जो भी जन कल्याणी अधिकारी है, जैसे कि राज्य वगैरह, प्रादेशिक वगैरह है, ये जन कल्याण से संबंधित चीज़ों से, ठीक है, जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, फ्री है बिल्कुल। देखिए एक समय जहांगीर हुआ करता था, जंजीर लगवाया हुआ था कि भाई जंजीर खींचो हम हाजिर हो जाएंगे, तो कुछ इस टाइप का भाव है। 7वें नंबर पे है सहिष्णुता की भावना को बताया कि ये सबसे बड़ा अभिलेख है, ध्यान रखिएगा 7वें नंबर का, ठीक है। 7वें नंबर का जो अभिलेख है, जो 8 स्थानों से जो मिला हुआ है, सबसे बड़ा जो है यही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7वें नंबर का सहिष्णुता का भावना सबसे बड़े अभिलेखों में इसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ये बोलता है कि देखो आपसी सौहार्द बनाना बहुत जरूरी है और कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में कहीं भी रह सकता है, उसको, ठीक है, किसी भी प्रकार का रोक टोक यहाँ पे नहीं होगा। जो वर्तमान में देखिए किसी भी स्टेट का व्यक्ति किसी भी स्टेट में जाकर बच सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8वें नंबर पे धम्म यात्रा को बता रहा है कि भाई धम्म यात्रा पे, मैंने धर्म यात्रा नहीं बोलता कि धर्म यात्रा से ज़्यादा कुछ मिलता होता नहीं है, खर्चीला वगैरह होता है। धम्म यात्रा करो, धम्म यात्रा करोगे तो सारी बातों को तुम लोग जानोगे, उस बातों को अपने लाइफ में उतारोगे। और इस ये भी शुरू कर दिया धम्म यात्रा के माध्यम से। सबसे पहले बोध गया गया, बोध गया के बाद से आपको पता है, तभी मैंने लाइन आपको बताया हुआ था कि बोध गया से कैसे वो जाता है, ठीक है, और लास्ट तक आते 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 वो, ठीक है, श्रावस्ती तक पहुँचता है। 9 नंबर पे बताया कि देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, त्योहारों पर प्रतिबंधित यहाँ पे लगाता है, ठीक है। जो भी छोटे मोटे, छोटे नहीं है, ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे त्योहारों पर ये प्रतिबंधित लगाता है कि खर्चीला बहुत होता है, ठीक है। अब मैंने समझ रहे हैं ना, मतलब एक होता है ना बिना मतलब का जो खर्च है, ठीक है, उससे व्यक्तियों को बचना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 नंबर में बताता है धम्म नीति को ये पूरी तरीके से महत्व देता है, ध्यान रखिएगा। तो 9 नंबर में आप थोड़ा सा इसको लिंक भी कर सकते हैं। 9 नंबर, ठीक है, त्यौहार है, छोटा त्यौहार है, ठीक है, मतलब नवरोज, नवरात्रि टाइप के कुछ लगा सकते हैं, या फिर धम्म नीति को यहाँ पे कुछ बड़ा टाइप का यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे नवरोज हो गया, विजयदशमी हो गया, ठीक है, मैंने जैसे मन कर वैसे आप फ्री है। यहाँ पे 9-10 आ रहा है इसीलिए, ठीक है, नवरात्रि और विजयदशमी का मुझे कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो धम्म नीति, चूँकि धम्म नीति एक बहुत बड़े विशाल, ठीक है, बातों को यहाँ पे समाहित कर रहा है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर में धम्म की व्याख्या कर रहा है कि देखिए धम्म की जो व्याख्या करने के लिए कोई धार्मिक अधिकारी नहीं रहेंगे, बल्कि उनको मैंने स्वयं नियुक्त किया गया है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। वही जो राज्य वगैरह होते थे, जिस जगह पे होंगे इस धम्म की व्याख्या करेंगे, और इनको बोला गया कि तुम लोग भाई ब्राह्मणों को मत सताओ। तो ये भी देखिए अशोक की कहीं ना कहीं धार्मिक सहिष्णुता को इंडिकेट करता है। 12वें नंबर पे स्त्री महामात्रों की बात करता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए, ठीक है,
क्यों यहाँ पे महामात्र होंगे, बल्कि इसमें स्त्रियाँ भी होंगी। स्त्रियाँ को ठीक है जाके ज्ञान देंगी, शिक्षा देंगी, मेरी बातों को उन तक पहुँचाएँगे, जिससे कि उनका भी जीवन स्तर सुधर पाए। 13वें नंबर में कलिंग युद्ध का चर्चा मिलेगा इसी में, और इसी युद्ध के माध्यम से ध्यान रखिएगा इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों का ध्यान रखिएगा, पड़ोसी राज्यों का भी फिर से इसमें चर्चा मिलता है। पड़ोसी राज्य में इसमें पश्चिम का जो क्षेत्र है ना, पश्चिम में इधर ठीक है, जो ग्रीक वगैरह है उसके बारे में यहाँ पे ठीक है जानकारी मिलती है। और इसी में बोलेगा समस्त प्रजा मेरी संतान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समस्त प्रजा मेरी संतान है, ध्यान रखिएगा ठीक है। फिर इसमें मेंशन किया गया है। और 14वें नंबर पे धार्मिक जीवन की प्रेरणा देते हुए नजर आएगा, और बाकी कुछ छूट जाएगा तो बोलेगा भी कि भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने सारे ही बातों को बोला था, जो भी उस समय के जो ठीक है जो आर्किटेक्ट होते हैं जो लिखते थे भाई ये उनकी गलती है कि उन्होंने नहीं लिखा है ठीक है। तो 14 ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली ये शिलालेखों में ठीक है 14 बातों को लिखा गया है, जो और इन्हीं को बोला गया है बृहद शिलालेख के बारे में, मैंने बृहद शिलालेख यहाँ पे बोला गया है। अब सोचिए इन सारी बातों को अब किसी एक क्षेत्र में अगर फैलाना है तो आप एक बड़ा सा अभिलेख बनवाइए, इन सारे बातों को लिखवा दीजिए। उसी तरीके से यहाँ अगर फैलाना है यहाँ भी लिखवा दीजिए इन सारे बात। ऐसे ही अशोक करता था। देखिए अब जो भी अब यहाँ पे इन बातों को देख के जो भी सारे लोग हैं ठीक है समझेंगे कि भाई हमारा शासक हमसे क्या कहना चाहता है। तो अब यही जो बातें हैं ये 8 जगहों से मिला हुआ है, और ये 8 जगह कौन कौन से हैं एक बार आप लोग इसको देख लीजिए ठीक है। तो 8 स्थान है। नंबर 1 है धौली, वर्तमान में उड़ीसा ठीक है, उड़ीसा के पुरी जिला में यही है धौली, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ठीक है। दूसरा नंबर में है यहाँ पे शहबाजगढ़ी, वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है, यही है शहबाजगढ़ी, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। तीसरा है मानसेहरा, यही ऊपर आपको मिल जाएगा मानसेहरा, वर्तमान में पाकिस्तान के हजारा जिले में है। और चौथे नंबर पे कालसी में है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड देहरादून में ठीक है। तो ये हो जाएगा कालसी। उसके बाद से 5वें नंबर में हो जाएगा जौगढ़, उड़ीसा के जौगढ़ में, अब यही है देखिए जस्ट धौली के नीचे उड़ीसा में। ये पूरा का पूरा देखिए एरिया जो था उस समय कलिंग का एरिया हुआ करता था। 6ठे नंबर में सोपरा में ठीक है, महाराष्ट्र में, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, महाराष्ट्र में पालघर जिले में वर्तमान में मौजूद है। 7वें नंबर में एरागुडी है, आंध्र प्रदेश अर्थात कुर्नूल जिला में ठीक है। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा आंध्र एरागुडी ठीक है, एरागुडी यहाँ पे दिया हुआ है कुर्नूल जिला में ठीक है, अभी वर्तमान में ठीक है ये आंध्र प्रदेश में आएगा, तेलंगाना में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा ठीक है। 9 नंबर आ जाएगा गिरनार, अर्थात काठियावाड़ा क्षेत्र में, गुजरात का जो काठियावाड़ा क्षेत्र है जूनागढ़ के पास। अब आपको एक चीज विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान देना है नोट में कि पृथक अभिलेख में, जैसे कि धौली और जौगढ़ को पृथक अभिलेख माना जाता है। क्यों पृथक माना जाता है इसमें? क्योंकि 11, 12 और 13 इसमें लेख उल्लेख नहीं है। 11, 12 और 13 नंबर का लेख उल्लेख नहीं है। और आपको मैंने बताया हुआ था कि 11, 12, 13 में धम्म से संबंधित चीज़ें थी, या फिर कलिंग विजय 13 नंबर में, तो देखिए कलिंग विजय था। अगर सोचिए इस धौली और ठीक है क्या बोलते हैं कि जो जौगढ़ का क्षेत्र है यहाँ पे कलिंग विजय को अगर लिखवाएगा तो इन क्षेत्रों के लोगों को कैसा लगेगा? फिर ये तो अशोक को हमेशा से उसी नज़रों से देखेंगे। इसीलिए इन सारे ये अभिलेखों में ठीक है ध्यान रखिएगा 11, 12, 13 नंबर का जो ठीक है लाइन था इसको लिखवाया ही नहीं, वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया गया है। उसकी जगह यही लिखाया गया है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, अर्थात अब अशोक को पश्चाताप हो रहा है कि मैंने इतना सारा लूट मार नहीं करेंगे, इतनी सारी खून की नदियां बहा दी। अगर वहाँ के लोगों को अगर कलिंग युद्ध से मैं अवगत कराऊंगा तो उनके दिलों में चोट पहुँचेगी, वे हमसे अटैच नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अब उनको अब बोलता है कि भाई तुम लोग भी हमारी संतान हो, समस्त प्रजा मेरी संतान है, जो भी चाहे ठीक है सब यहाँ पे मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा धौली और जौगढ़ को यहाँ पे पृथक अभिलेख माना जाता है, एग्जाम में पूछ लेगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं धौली का। ठीक है, थोड़ा एक बार देख लीजिए इमेज के माध्यम से भी, थोड़ा लंबे समय तक आपको ठीक है मेमोराइज रहेगा। धौली यहीं पे उड़ीसा पूरे जिला में, इसमें बेसिकली वही चीज़ों को हाईलाइट किया गया है जो कि अभी वर्तमान में उसमें मेंशन है। इसमें बोला गया है कि पशु बलि की निंदा, खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध करेगा। देख पा रहे हैं धौली में इस हाथी टाइप का देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है, यही है अभिलेख धौली वाला। ठीक है, सब बृहद अभिलेख है। दूसरे नंबर में है यहाँ पे शहबाजगढ़ी वाला, पाकिस्तान में ये है वहाँ। इस पे क्या मेंशन कराया गया है कि चिकित्सा व्यवस्था को लेके मनुष्य और पशुओं के लिए यहाँ पे हॉस्पिटलाइज
हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे होना चाहिए। पेयजल और वृक्षारोपण पे बल देते हुए नजर आ रहा है। तीसरा है यहाँ पे मानसेहरा, वर्तमान जो ठीक है पाकिस्तान में हजारा जिले में, इसमें कलिंग की प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करने का ठीक है उत्कीर्ण करवाया है। ठीक है कि देखो कलिंग की पूरी की जो प्रजा है स्पेशल मैंने वहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा है, क्योंकि कलिंग को खुद उसने ठीक है पर्सनली तरीके से पर्सनल होके वो ठीक है उसको डैमेज किया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे कालसी है जाएगा उत्तराखंड देहरादून में, वहाँ का इस टाइप का अभिलेख है। देखिए इमेज के माध्यम से ना चीज़ों को गेन करना यहाँ पे आसान हो जाता है। कालसी उत्तराखंड देहरादून में, इसमें प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण को बतलाया हुआ है कि बहुत ज़रूरी है जो भी प्रशासनिक अधिकारी है मानवीय दृष्टिकोण इथिकल वैल्यू को बढ़ा के रखें। अपनी प्रजा की नैतिकता और आध्यात्मिक कल्याण की बात करते हुए नजर आ रहा है। अहिंसा और युद्ध के त्याग के प्रति ये पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय भी कुछ जनजातियाँ थी, जैसे आर्टिक जनजातियाँ वगैरह होती थी, जो कभी युद्ध के लिए ठीक है मतलब थोड़ा जब माहौल बनता था तो अशोक उनको ठीक है पूरी तरीके से इंडिकेट कर देता है कि देखो ठीक है तलवार मैंने चलाना छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तलवार मुझे चलाना नहीं आता, जंग भले ही लग गया है, ध्यान रखिएगा ठीक है, लेकिन अभी भी मेरी तलवार, तो कभी कभी वार्निंग भी दे देता था अशोक। नेक्स्ट टाइम लोग बात करते हैं जौगढ़, उड़ीसा के जौगढ़ में मिला हुआ है। अब यहीं पे आप देख पा रहे हैं कलिंग की प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार पूरी तरीके से यहाँ पे किया जाएगा, इसमें भी लिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सोपरा में, यहाँ पे महाराष्ट्र में पालघर जिले में, इसमें कुछ मिला नहीं है इसीलिए इस चीज़ को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी देखिए रिसर्च किया गया इस टॉपिक पे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एरागुड़ी, वर्तमान में आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल जिले में है। इसमें लिखवाया गया कि सभी संप्रदाय के लोग सभी स्थानों पर साथ में रह सकते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हुए नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे गिरनार का जो काठियावाड़ा जो ठीक है उस क्षेत्रों में है, बिल्कुल जूनागढ़ के पास यही है वर्तमान में। इसमें बलिदान निषेध को वो पूरी तरीके से ठीक है उसका क्रिटिसाइज कर रहा है। बलिदान निषेध होना चाहिए ना, मैंने उसको निषेध कर रहा है, रोक कर रहा है, क्रिटिसाइज नहीं, उसका सपोर्ट कर रहा है वो। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब बात करते हैं हम लोग लघु शिलालेख। अभी लघु और शिलालेख जो है 6 स्थानों से मिला हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। अब देखिए लघु शिलालेखों में अशोक के आदेश ही है। पहला है देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से मिला हुआ है। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा गुर्जरा से मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे गुर्जरा में चूंकि अशोक का नाम भी लिखा है, मास्किन नेतुर उडेगोलम में भी अशोक का नाम लिखा है, इसलिए मैंने एक साथ मेंशन कर दिया है कि यही जो 4 अभिलेख है इन 4 अभिलेखों में ध्यान रखिएगा अशोक का नाम मिला हुआ है। गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, मास्किन नेतुर उडेगोलम जो है ये कर्नाटक में स्थित है, और बाकी जितना जो अभिलेख मिला हुआ है उसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिला है। जेम्स प्रियदर्शी भी पगला गया था, क्योंकि जनरली आप देखेंगे तो उसमें मगध का सम्राट बताया हुआ है। अब मगध का सम्राट मतलब बहुत सारा बिम्बिसार भी है, अजात शत्रु उदयन ठीक है, घनानंद, खुद चंद्रगुप्त मौर्य भी है। तो ऐसे में अब अशोक को कैसे पहचाना जाए, तो उसने एक जगह ठीक है प्रियदर्शी को देखा। प्रियदर्शी जब उसको देखा तो समझ में आ गया। प्रियदर्शी मतलब ठीक है देवनाम प्रियदर्शी होता है कि देवनाओं का मैंने देवताओं का प्रिय शासक के रूप में उसको बताया गया है। तो कुछ जो अभिलेखों में प्रियदर्शी के अलावा खुद जब अशोक का जब नाम मिल गया तो उसको ठीक है पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो गया, और एग्जाम भी कॉन्फिडेंट है। यकीन मानिए यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि अशोक का नाम किस में मिला है, अशोक गुर्जरा, मास्किन, नेतुर और उडेगुलम में। बाकी में ध्यान रखिएगा, बाकी में प्रियदर्शी ही उसका नाम मिलता है। बिल्कुल आप कंफर्म है। अब प्रियदर्शी के अलावा एक ऐसा अभिलेख मिलेगा जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों मिलेगा, उसे भी हम लोग देख लेंगे। रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम मिलता है, क्योंकि यही जो रुद्र दमन है देखिए वही सुदर्शन झील का मैंने जिक्र किया हुआ था। उस सुदर्शन झील के बारे में इसने लिखवाया था कि उसका जो निर्माण है सरकारी खर्चे पे उसका जो ठीक है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पुष्य गुप्त हुआ करता था उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो यही है, और आगे चल के इसमें अशोक का भी नाम मिलेगा, क्योंकि उस सुदर्शन झील को लेकर मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ वहीं पे है। तो अशोक ने भी उसका ठीक है मैंने जीर्णोद्धार करवाया था, उसको झील का रिपेयरिंग करवाया था। तो वही एक अभिलेख है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे मास्की हो जाएगा। मास्की देखिए यहाँ पे अभी मैंने मेंशन किया, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे
भाबरू में इसने मगध का सम्राट बताया गया है। ध्यान रखिएगा, मगध का सम्राट, और बताया गया है कि यहीं से बौद्ध धर्म को मानना शुरू कर दिया। 5वें नंबर यहाँ पे सहसराम है, बिहार के शाहबाद जिले में, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठे नंबर है यहाँ पे महास्थान, अर्थात बांग्लादेश के वर्तमान में पुरुंद जो नगर है, ठीक है, पुरुंदर नगर में, वहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया अब जो शिलालेख था, बृहद और लघु शिलालेख। अब आइए हम लोग बात करते हैं स्तंभ लेख की, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब इस स्तंभ लेख के लिए आप लोग एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ये किसी प्रकार का आदेश नहीं है, बल्कि अशोक अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना चाह रहा है। माने आदेश मतलब अभी देखिए जो था अभी शिलालेख में, वो तो आज्ञा था, आदेश था कि भाई इसको मानना ही है, नहीं मानोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर वाली बात है, संविधान वाली बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उसको बातों को, ठीक है, खुद अशोक दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पे इसको भी कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 है यहाँ पे बृहद स्तंभ लेख, जो बड़ा बड़ा स्तंभ लेख मिला हुआ है कुछ जगहों पे, जैसे कि 6 स्थानों से इसे भी, ठीक है, पाया गया है। थोड़ा देखिए कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन थोड़ा देर देखते रहिए, बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूसरा है यहाँ पे लघु स्तंभ लेख, जिसकी ऊंचाई वगैरह कम है, जिसकी ऊंचाई कम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ है कि देखिए बृहद स्तंभ लेख में 7 बातों का जिक्र किया गया है, अपने बारे में बताया है। और लघु स्तंभ लेख में, ठीक है, इधर 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 उधर यहाँ पे मिला हुआ, कोई सीक्वेंस रूप में यहाँ पे इन बातों को नहीं रखा गया, बस इतना ही अंतर है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बृहद स्तंभ लेख का। इसमें व्यक्तिगत जीवन से संबंधित 7 राज आज्ञा कह सकते हैं, या फिर अशोक ने खुद इसको बताया था व्यक्तिगत जीवन के बारे में, ठीक है। क्या क्या था, तो देखिए नंबर 1 बताया कि धर्म का संरक्षण करना है। दूसरा बताया है कि धम्म क्या है। खुद के तीसरे नंबर पे खुद के पापों और हिंसा की ओर देखें। चौथे नंबर पे रजकों की नियुक्ति हो जाएगा। 5वें नंबर पे पशु और पक्षियों को मारने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 6 नंबर में धम्म राजाज्ञा का यहाँ पे उद्देश्य क्या है, और 7वें नंबर पे धम्म और उसके विधान। अर्थात ये सब चीज़ खुद अशोक बना रहा है कि देखो भाई धम्म क्या है, रजकों की नियुक्ति मैंने क्यों किया है। अब सोचिए ये आदेश नहीं है, बल्कि लोगों को क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक सूचना दे रहा है कि भाई इससे जान के आप लोग अवेयर होकिए। और वो भी मैंने देखा शिलालेख में मैंने बताया, वो आज्ञा था, इस चीज़ को आप अंतर करना सीखिए, नहीं तो आपको, ठीक है, फिर समझिए कि ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन करते रहेगा कि क्या, ठीक है, स्तंभ लेख है, क्या शिलालेख है, ठीक है, हमेशा समस्या आएगी। उम्मीद है इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 7 तरह की बातें थी, अब 7 तरह की बातें में यही है बृहद स्तंभ लेख। नंबर 1 जो मिला है दिल्ली टोपरा से मिला है। एकमात्र एक ऐसा भी लेख है जो 7 ही राज आज्ञा इसमें सिरवार से, जैसे मान लीजिए यह स्तंभ लेख है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ही बातों को इसमें मेंशन बिल्कुल सीक्वेंस रूप में किया गया है। अब हुआ क्या है इसमें, तो देखिए दिल्ली जो टोपरा से मिला हुआ है, एक्चुअली ये पहले ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो एरिया है हरियाणा का, बिल्कुल ये अभी वर्तमान में, ठीक है, जो सहारनपुर का एरिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तर में बहुत ऊपर वाला भाग है, ठीक है, लेकिन उसको हरियाणा में ही जो जगह से मिला हुआ है, टोपरा से वहीं मिला हुआ था। इसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा उसको हरियाणा से, ठीक है, दिल्ली ला लिया। अब सोचिए फिरोज शाह तुगलक ने उसको, ठीक है, लदवा के जैसे भी होगा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। अब यही काम देखेंगे फिर फिरोज शाह तुगलक से प्रेरित होकर कुछ अभिलेखों को अकबर के द्वारा भी, जैसे कौशाम्बी का अभिलेखों को यहाँ वहाँ किया जाएगा। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक, देखिए फिरोज शाह तुगलक से अकबर को काफ़ी प्रभावित माना जाता है। बहुत सारी नीतियों को जो फिरोज शाह तुगलक लागू किया था, अकबर भी उसे लागू करेगा। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को देखिए द्वितीय अकबर के नाम से भी जाना जाता है। एक तो कश्मीर वाला हो जाएगा जैनुल आबदीन, इसे भी जाना जाता है। दूसरा नंबर पे यहाँ पे देखिए दिल्ली और मेरठ में क्या है, इसमें अब बाकी का जो देखिए जो मिलेगा अभिलेख, उसमें 1 से 6 ही राजाज्ञा होगा, 7वां उसमें, ठीक है, मेंशन नहीं है। तो 1 से 6 जो राजाज्ञा होगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 अभी जो मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। इसमें फिरोज शाह द्वारा मेरठ से, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दिल्ली लाया गया। अब ये देखिए दोबारा ये कार्य कर रहा है फिरोज शाह, ध्यान रखिएगा फिरोज शाह ये तुगलक ही है, मिसकंसेप्शन नहीं रखना है। तीसरा नंबर है यहाँ पे लौरिया अरेराज, इसमें भी 1 से 6 राजाज्ञा, ये बिहार में मिला है, ठीक है, वर्तमान में जो बिहार का जो बिल्कुल ही ऊपर वाला एरिया है, वेस्ट चंपारण के एरिया है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 5वें नंबर पे लौरिया नंदनगढ़, इसमें भी 1 से 6 राजाज्ञाएँ हैं, ये भी बिहार में मिला है, और ये भी बिहार के, ठीक है,
चंपारण नहीं, पश्चिमी चंपारण, चूंकि चंपारण दो है, एक पूर्वी चंपारण है, एक पश्चिमी चंपारण है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में मिला हुआ है। और ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें मोर का चित्र बना हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5वें नंबर पे है रामपुरवा, ठीक है, ये भी बिहार में ही है। इसमें से 1 से 6 राज्य आ गया, इसमें भी उत्कीर्ण है। 6ठे नंबर पे है प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ लेख है। इसे कौशाम्बी स्तंभ लेख भी बोला जाता है। क्यों? तो देखिए इसमें 1 से 6 तक राज आज्ञा है इसमें। और समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ यही तो है। पहले इसमें खुद अशोक ने लिखवाया, फिर समुद्रगुप्त आया, उसका जो दरबारी कवि था हरिसेन, प्रशस्ति मैंने राज समझ रहे ना, प्रशस्ति मैंने गुणगान करना, मैंने बढ़ा चढ़ा के समुद्रगुप्त को दिखाना, उसका दरबारी कवि था हरिसेन, उसने लिखवा दिया। आगे चल के अकबर जब आएगा तो अकबर से भी नहीं रहा जाएगा, अपना नाम लिखवा दिया, अकबर बिरबल का नाम मिल जाएगा। उससे भी नहीं रहा तो अपने पुत्र जहांगीर का भी नाम लिखवा दिया उसमें। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयाग, और या फिर ठीक है प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ कह सकते हैं, या फिर कौशाम्बी। तो पहले कौशाम्बी था, इस कौशाम्बी को उठा के ले आया कहाँ पे, प्रयाग में ला लिया, ठीक है। तो चूंकि प्रयाग है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, देखेंगे बहुत सारे लोग, होता है ना। देखिए पहले भी लोग एडवर्टाइजमेंट में ध्यान देते थे। तो ये है 7 बृहद स्तंभ लेख, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं छोटा जो स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख के रूप में, जो कि कुछ कुछ बातें यहाँ वहाँ लिखा गया है। इसमें एक साथ बातों को समाहित नहीं किया गया है, बस इसीलिए इसको लघु स्तंभ लेख बोला गया। छोटी छोटी बातें इसमें, जैसे सांची में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में मिला हुआ है। दूसरा मिल जाएगा सारनाथ में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में। इसमें सबसे फेमस है, देखिए यहाँ पे, इसमें 4 जो शेर है, जो बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। 3 शेर आगे है, 1 शेर पीछे है, ठीक है। इसमें दाएं में घोड़ा है और बाएं में ध्यान रखिएगा सांड है, ठीक है। दाएं में घोड़ा है और बाएं में सांड है, और इसी में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो ठीक है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा नंबर पे रुक्मिणदेही अभिलेख। ये सबसे छोटा अभिलेख है, मैंने बताया हुआ था, नेपाल के, ठीक है, वहीं जो क्षेत्र है वहाँ पे नेपाल का जो लुम्बिनी है, वहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पे अशोक गया हुआ था और वहाँ पे जाके वहाँ का धार्मिक कर वगैरह लोगों को माफ़ कर दिया था। इसी में देख पा रहे हैं, धार्मिक कर समाप्त किया था, भू राजस्व को 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी में इलाहाबाद के निकट अब एक अशोक की रानी का नाम मिलता है, करुआकी। ध्यान रखिए, करुआकी बहुत माना जाता है, करुआकी दान दक्षिणा दिया करती थी। हालांकि महिलाएं ऐसा नहीं करती है, ठीक है, लेकिन फिर भी कर रहे। देखिए करुआकी अच्छी महिला है, ठीक है, उसकी अच्छी पत्नी है, उसका पुत्र तीवर का भी नाम मिलता है इसमें। तो इसका भी कौशाम्बी अभिलेख में ध्यान रखिएगा, रानी का अभिलेख बोला जाता है, चूंकि अशोक की रानी का नाम है। रानी का अभिलेख कौशाम्बी में इलाहाबाद के निकट में यहाँ पे मिला हुआ, ध्यान रखिएगा। नंबर 5 में है निगलुआ में। निगलुआ में मतलब नेपाल के तराई में, बिल्कुल ही वहीं पे जहाँ पर रुक्मिणदेही का जहाँ पे जो लुम्बिनी का क्षेत्र है, ठीक है, लुम्बिनी के आसपास ही निगलुआ का क्षेत्र है, नेपाल के तराई। 6ठे नंबर में ब्रह्मगिरी, मैसूर के चिबल दुर्ग में। और भी कुछ यहाँ पे है, जैसे कि वैशाली में, ठीक है, जो अभिलेख मिला हुआ है, स्तंभ लेख मतलब जो मिला, उसमें राज आज्ञा नहीं है। पूछ देगा कि किस अभिलेख में राज आज्ञा नहीं है, तो हो जाएगा वैशाली में जो मिला हुआ है। इसके अलावा ठीक है निगलुआ कपिलवस्तु में अब अभी मैंने आपको दिखाया। सबसे अधिक जो मिला हुआ है ना, देखिएगा, सबसे जो अधिक मिला हुआ है कर्नाटक के क्षेत्रों से मिला हुआ है। तो वैसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब इतना करने के बाद अगर यहाँ तक पहुँचे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि एक साथ इतना इम्पोर्टेंट जो कंपाइलेशन है आप लोग पूरी प्रोवाइड कर दी गई है। अब यहाँ से ठीक है कोई चांस ही नहीं है कि एग्जाम इससे बाहर जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों को यहाँ पे एक साथ आप लोग कंपाइल करके प्रोवाइड कर दिया गया। इतना कर लीजिए, एक प्रश्न ठीक है कहीं से नहीं जाएगा। अगर ठीक है ईश्वर मेहरबान रहे तो हो सकता है कि 2 प्रश्न भी आ जाए। तो बिल्कुल आप लोगों इसे एक बार रिवीजन कीजिए, ऑल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गुहा लेख की। अब गुहा लेख यहीं पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो काटा गया, इसमें एक ही गुहा लेख आपको मिलेगा बिहार के गया जिले में। बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं आजीविक संप्रदाय के लिए जो कि ठीक है बनवाया गया था, उन लोगों को दान दक्षिणा के रूप में दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है। इसके अलावा एक गुहा लेख नहीं है, 2 अभिलेख मिला हुआ है। शुरू मैंने बताया था कि शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा में, वहाँ पे अभिलेखों में ध्यान रखिएगा, ठीक है, खरोष्टी लिपि का ठीक है यूज किया गया था। खरोष्टी लिपि का यूज किया गया था शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा में। और भारत के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि में जितना सारा देख रहे हैं, लघु
ठीक है, बृहद या फिर स्तंभ लेख, सब में ब्राह्मी लिपि का, लेकिन जो मिला हुआ है वहाँ पे चूँकि जिन क्षेत्रों में जिस भाषा का उसमें प्रचलन था, अशोक उसी भाषा में उस चीज़ को लिखवाता था। इसके अलावा तक्षशिला से जो मिला हुआ है देखिएगा, अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख भी मिला हुआ है। इसके अलावा द्विभाषीय अभिलेख जो मिला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंधार के पास सारे कुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक दोनों ही, ध्यान रखिएगा, दोनों ही द्विभाषीय अभिलेख कंधार के सारे कुना से मिला हुआ है। दे देगा द्विभाषीय अभिलेख कहाँ से मिला हुआ है, सारे कुना से। अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के यही था, पूरा का पूरा हमने अशोक और उसके अभिलेखों को कंप्लीट कर लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरीके से बिहार स्पेशल की टेंशन नहीं लेना है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।